किसान भाइयों नमस्कार। आज नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत एक फिर विषय लेके आया हूँ। ये आप देख रहे हैं जीवामृत का ड्रम है और मैं इसको छूता हूँ तो ठंडा है। आज काफ़ी गर्मी है, पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन ये ड्रम ये बहुत ठंडा है। ये जीवामृत अभी कुछ किसान आए थे 1 महीना पहले, तब मैंने इसमें पानी भर के और 5 लीटर ये लिक्विड डाल करके इसमें 18 किलो चीनी डाला हूँ। आज 30 दिन हुए, लेकिन इसका कलर ड्रम में जो जीवाणु हैं वो ऐसा नहीं हुआ, यानी अभी ये इमैच्योर है। मित्र, ये माइक्रोबायोलॉजी का विषय है, सूक्ष्म जीवाणुओं का विषय है, प्रकृति की सूक्ष्म जगत की माया का विषय है। जो मुझको आँखों से नहीं दिखता उसको सूक्ष्म जगत की माया कहते हैं। साइंस के लोग इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और जब मैं माइक्रोबायोलॉजी में जाता हूँ तो जो चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं बस उतना ही जान पाता हूँ। जैसे माइक्रोबायोलॉजी का एक स्टूडेंट है, उसको जितने प्रकार के पैथोजिन, नेगेटिव या पॉजिटिव, जितने प्रकार के पैथोजिन उसको पढ़ाए गए हैं उतना ही जानता है। लेकिन उतना जानने के बाद मनुष्य के जीवन में, खेती में खुशियां नहीं आ सकती। मैं कहता हूं ये प्रकृति का विज्ञान है, ये प्रकृति की व्यवस्था का विज्ञान है। अगर मैं इसको अपने अंतःकरण से देखने का प्रयास करूंगा तो मुझे सब कुछ समझ में आएगा। और माइक्रोबायोलॉजी की नज़र से जब देखूंगा तो कितने साल से देख रहा हूं, 50 साल से बायो फर्टिलाइजर का विज्ञान चल रहा है। 50 साल से खेती में तो कोई उन्नति हुई नहीं, खेती में तो वर्ष दर वर्ष गिरावट आ रही है। अगर माइक्रोबायोलॉजी का विज्ञान इतना खूबसूरत होता तो किसान परेशान क्यों होता, फसलों में बीमारियां क्यों लगती। मिट्टी में हमारी देश की जो भूमियां हैं कृषि योग्य, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश कार्बन 0.3 क्यों रह जाता, पदार्थ सड़ता क्यों नहीं, धरती बंजर क्यों हो जाती, भोजन का स्वाद क्यों नष्ट हो जाता। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि कृषि का जो विज्ञान है प्रकृति के विज्ञान पर आधारित है। और हम कहते हैं कि विज्ञान की परिभाषा, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। खेती का एक विज्ञान है। क्रम क्या है? खेती के विज्ञान में क्रम है फर्स्ट सॉइल। खेती कहाँ करेंगे? जमीन में। इसलिए जमीन की प्रॉपर्टीज, जमीन कैसी होनी चाहिए, कैसी है, जमीन जैसी होनी चाहिए वैसी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये विज्ञान है। तो खेती का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, पहला क्या है? सॉइल। सॉइल रिच होगी तो पौधा कोई भी दाना डालेंगे अच्छे से जमेगा। और आप जानते हैं कि जमीन में जो फसल की, किसी फसल की जो जड़ है वो पानी की तलाश में नीचे जाती है। अब उसको जाने का रास्ता, अगर ज़मीन पल्वराइज है, ज़मीन सॉफ्ट है तो रास्ता मिलेगा, नहीं तो ज़मीन अगर हार्ड है तो जड़ को नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। खेती में पहला ज्ञान सॉइल का है। दूसरी बात जल की है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी मिले ना उबरे, मोती मानस चून। पानी जमीन में इतना होना चाहिए कि हमारी फसल को सिंचाई की जरूरत ना पड़े। और कब ये पानी जमीन में कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा? जब जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 1% 2% होगा तो सिंचाई की जरूरत ही नहीं, और जमीन में पानी पानी होगा, यानी फसल को कोई पानी की जरूरत नहीं। जैसे मैं कहता हूँ जंगल में कोई पानी देने नहीं जाता, और जंगल में पानी भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हर वनस्पति को पानी मिलता, क्योंकि जीवांश कार्बन वहाँ 2% से ज़्यादा है। तो पहला हुआ सॉइल, दूसरा हुआ वाटर, तीसरा हुआ
हवा, जल, वायु, और इसी को जो दूसरा तीसरा जल और वायु। एक्चुअली वायु माने है बायोडाइवर्सिटी, वनस्पतियों की बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वायु का रिलेशन वनस्पतियों से। चौथा है जानवर, जीव। अब मैं जब जा की बात करता हूँ, जमीन, जल, जंगल, जीव और जन, जन माने मनुष्य। खेती में, खेती का जो विज्ञान है 5 जा पर आधारित है। जमीन हेल्दी हो, जमीन में जल हो, जमीन में जंगल हो, और जंगल में और जमीन में जीव हो, और इनका मैनेजमेंट इंसान को करना है। तो आज प्राकृतिक खेती में, अब चूंकि जमीन को, सबसे पहले मुझे जमीन को हेल्दी बनाना है, तो जमीन को हेल्दी बनाने में क्या, जमीन को हमको थोड़ी हेल्दी, जमीन तो कभी हेल्दी थी, जमीन को मैंने अनहेल्दी मैंने बनाया, तो हम ही को सुधारना है। तो आज की तारीख में जमीन को हेल्दी बनाने के लिए जमीन में नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब मैं नहीं कहता इस सीसी में 1000 प्रकार के हैं कि 2000 प्रकार के हैं कि 1 लाख प्रकार के हैं या 100 प्रकार के, आई डोंट नो, मैं माइक्रोबायोलॉजी का आदमी नहीं। और जो माइक्रोबायोलॉजी का है वो भी इस बोतल में क्या क्या है वो अध्ययन नहीं कर सकता। उसने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, इस बोतल में पाए जाने वाले लिक्विड में, जो लिक्विड है इसमें ट्राइकोडर्मा पढ़ा है, तो इसमें देखेगा ट्राइकोडर्मा है या नहीं, बोले है, ब्यूवेरिया है, माइकोराइजा है, राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, ऐसी बोलेगा ना। फिर रेस्ट जो हैं वो जो जानता नहीं है, उनके बारे में उसकी हैसियत नहीं है कि बता दे कि ये भी है, क्योंकि बहुत वक्त लगता है मित्र, इतना आसान नहीं है, और उसको अलाउ भी नहीं है। चलिए, तो ये जीवामृत हमारा जो इस ड्रम में है, वो उसको 30 दिन हुए, अभी रेडी नहीं है। खुशबू बहुत बेहतरीन है, लेकिन बैक्टीरिया की कॉलोनी, माइक्रोब्स की कॉलोनी 10⁹ के आसपास नहीं है। ये जो मेरे हाथ में है ये मैच्योर है, ये मैच्योर है। इसमें जो माइक्रोब्स की कॉलोनी है 10⁹ के आसपास है। ये पेस्टिसाइड डाल करके मैंने मारे हैं, और खेती का विज्ञान है। आपको फसलों की पैदावार अधिक चाहिए, बिना लागत के चाहिए, फसलों में बीमारियां ना लगें, खेत में फर्टिलाइजर ना डालना पड़े, और हमको प्रचुर मात्रा में ऐसा उत्पाद मिल जाए जिसमें स्वाद भी हो और पौष्टिकता भी हो, बिना लागत के। भोजन में स्वाद और पौष्टिकता, अगर ये हमको चाहिए, खेती में लागत घट जाए, तो फिर इस जीवामृत के विज्ञान को समझना पड़ेगा। मेरी बहुत सारी वीडियो जीवामृत को लेकर के हैं, और कई बार ये संशय मैं दूर करता हूं। कल एक अमरावती महाराष्ट्र से किसान बोले कि सचान साहब, आप गाय का गोबर और गाय का मूत्र अपने जीवामृत में नहीं डलवाते, जबकि बहुत सारे लोग गाय के गोबर और गौमूत्र में बताते हैं कि ये है, वो है, वो है। हमने उनको एक कहानी सुनाई। हमने कहा मित्र देखो, अभी जैसे मैं गाय के गोबर और गौमूत्र को कहता हूं जीवामृत में कोई जरूरत नहीं, तो बहुत सारे लोग गौ भक्त जो है ऐसा सोचते हैं कि यार ये विरोधी है। हम विरोधी नहीं है, गाय मेरी माता है। माता को जो दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्या वो दर्जा है? एक 2 महीने का बछड़ा गाय ने दिया, बछड़े की उपयोगिता नहीं है, बैल से खेती होती नहीं है, बछड़े को मैं काट सकता नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया, सड़क पर हाँक दिया, क्योंकि बेमतलब का दूध पिएगा, 1 लीटर गाय का दूध कम हो जाएगा। गाय के 2 महीने के बछड़े को मैंने बाहर हाँक दिया, क्योंकि मुझे पता है गाय के बछड़े की हमको कोई जरूरत नहीं है। जिसको बैल होना चाहिए वो सांड बन गया, शहर में लोगों को दुखी कर रहा है। गाय के बछड़े को आपने हाँक दिया, और कहते हैं गौ का मूत्र। जो लोग गाय के भक्त हैं, अगर वो किसी दूधिया से दूध लेते हैं, और दूधिया का भैंस का दूध वो 70 रुपये लीटर लेते हैं, अगर वो दूधिया कहे कि बाबूजी
भैंस का दूध कम पड़ गया, गाय का दूध अब आपको लेना पड़ेगा। तो पूछता है गाय का दूध क्या हिसाब देंगे? बोले रेट वही है 70 रुपये लीटर। जो गाय को माँ कहता है वो जानते हो क्या कहेगा? यार गाय का दूध तो पतला होता है, 40 रुपए लीटर में दो तो मैं ले सकता हूं। क्यों भाई? गाय तुम्हारी माता है, जन्म जन्म से उसका तुम्हारा नाता है, और गाय के दूध की कीमत लगाओगे 40 रुपया लीटर। बछड़े की तो कोई कीमत है नहीं, सड़क पर छुट्टा घूम रहा है। गाय का दूध आप लोगे नहीं क्योंकि पतला होता है, उसमें मलाई नहीं जमती है। और गाय का फाइनल प्रोडक्ट है, कोई भी यार एनिमल होगा, हम भी खाएंगे तो हागेंगे और मूतेंगे। ऐसे गाय को जो कुछ रूखा सूखा दोगी तो गोबर करेगी, पेशाब करेगी। अब मैंने कहा गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय में लक्ष्मी का वास है कि गोबर में लक्ष्मी का वास है? लक्ष्मी जानते हैं क्या है? लक्ष्मी पहले नहीं आती, कहा गया गणेश लक्ष्मी। पहले गणेश है फिर लक्ष्मी। और इस शब्द को आप पौराणिक कथाओं में देखिए, वेदों में सुनिए, गणेश लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं है, सिंगल शब्द लक्ष्मी कहीं नहीं है। और चलो अगर सिंगल शब्द लक्ष्मी है, लक्ष्मी की मीनिंग क्या है? लक्ष्मी के बारे में कहा गया लक्ष्मी सुख शांति एवं समृद्धि की देवी है। लेकिन लक्ष्मी अकेले सुख शांति समृद्धि की देवी नहीं है। लक्ष्मी के पहले अगर मुझे गणेश पता हो ना, गणेश क्या है, तो गणेश ज्ञान है मित्र। गणेश एक वह ज्ञान है, आप पौराणिक कथाओं में गणेश की कहानी पढ़े होंगे कि धरती का चक्कर लगा करके, वैसे तो कार्तिकेय पहले आ गए थे, गणेश बाद में आए थे, लेकिन कार्तिकेय ने धरती के बारे में अध्ययन नहीं किया था। जब गणेश से पूछा गया धरती के विषय में, गणेश ने सारे उत्तर दिए। आज आप किसान हैं, किसान को गणेश बनना पड़ेगा, और गणेश का मतलब है धरती के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। तो धरती के बारे में जानकारी क्या है मित्र? धरती की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सही है तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप सही होंगी, और फिर कुछ भी फसल बोना, आपकी फसल अच्छी होगी, किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं हो। तो मैं कहता हूं कि जंगल के सूक्ष्म जीवाणुओं का ये विषय आज के 60 साल पहले था ही नहीं। चूंकि पेस्टिसाइड जब नहीं था, खेत की मेड़ों पर पेड़ थे, तब ये विज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? जमीन के ऊपर मेरे पेड़ थे 20% एरिया में, तो जमीन के नीचे टेम्परेचर कभी 40 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं था, तो जीवाणु मरते नहीं थे। जो नंगी जमीन होती थी वहां गर्मियों में जीवाणु मर जाते थे। बारिश होती थी, जमीन ठंडी होती थी, पेड़ों के नीचे वाले जीवाणु पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके और अपना पूरे खेत में फैल जाते थे। दूसरा, अगर जमीन में पेस्टिसाइड भी हम नहीं डालते थे, तो आज पेस्टिसाइड डालने की वजह से सूक्ष्म जीवाणु मर गए। लोगों ने कहा दीमक तुम्हारी दुश्मन है, क्लोरोपाइरीफास डालो, रीजेंट डालो, कोराजिन डालो, निमेटोड्स लगा ये डालो, साइपरमेथ्रिन डालो, व्हाइट ग्रब लगा फलानी चीज डालो। सारे जीवाणु मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए। गर्मी की वजह से मर गए या पेस्टिसाइड की वजह से मर गए, इसलिए विषय आया जीवामृत का। नहीं, जीवामृत की विज्ञान को की जरूरत ही नहीं थी। आज के 60 साल पहले कहाँ जरूरत थी इसकी? क्योंकि जीवाणु थे। आज जब जीवाणु मर गए हैं, तो कौन से जीवाणु मर गए हैं ये कौन बताएगा? अगर कोई कहता है ट्राइकोडर्मा मर गया है, ब्यूवेरिया मर गया, तो झूठ है। सॉइल में जितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए सब मर गए, और सब कहां मिलेंगे? गाय के गोबर में नहीं मिलेंगे, गाय के पेशाब में नहीं है। हमारे भी पेट में जब मैं मल विसर्जित करूंगा, कोई जरा माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट कर ले, हमारे मल में भी बहुत सारे जीवाणु मिलेंगे, लेकिन वो जीवाणु पाचन की क्रिया में सहयोग करने वाले थे। मल विसर्जित हुआ तो उसके रास्ते से वो आ गए, लेकिन उनका इस धरती पर अब कोई रोल नहीं है। भैंस का गोबर, गाय का गोबर, गोबर अच्छा है, बट उसके माइक्रोब्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। अन्यथा गाय का गोबर सड़ जाया करता होता। 6 महीने से एक जगह पड़ा है 20 कुंटल गोबर गाय का, क्यों नहीं सड़ा? जीवाणुओं का मतलब है जो कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज कर दें।
ये जंगल की मिट्टी से लाए गए जीवाणु है। मैं इसमें कुछ चीज़ बेचता भी नहीं हूँ किसी को, फ्री ले जाइए। और यहाँ तक नहीं आ सकते हो तो मैं कहता हूँ आपके आसपास 100, 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर कहीं फॉरेस्ट एरिया और चले जाइए, फॉरेस्ट जंगल में। जंगल में जा कर के ऐसे जंगल में ऐसे पेड़ के नीचे चाहिए जहाँ ढेर सारा मलबा इकट्ठा हो, यानी फल, पत्ती, टहनियाँ सब इकट्ठी। उसको हटाइए, उसके नीचे आज भी आपको भुरभुरी नमी युक्त मिट्टी मिलेगी। बस उस मिट्टी को ले आइए, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जितनी ज़मीन हो, जितना बनाना हो। अगर 200 लीटर बनाना है, 60 दिन का वक्त है, केवल 5 किलो लाना है। अगर 200 लीटर बनाना है और केवल 40 दिन का समय है तो 10 किलो लाना है। अगर 400 लीटर बनाना है तो आपको ज़्यादा लाना है। ड्रम में मिट्टी डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, और इस ड्रम में 60 दिन में केवल 28 किलो भोजन की जरूरत है। ध्यान रखिए, 200 लीटर जीवामृत जो बनाएगा 60 दिन में 28 किलो भोजन देगा। अगर 200 लीटर बनाना है और 4 महीने में बनाना है तो 28 किलो की 4 खुराक 7 किलो 7 किलो 7 किलो 7 किलो 4 बार देगा। अगर 2 महीने बनाना तो 14 किलो 14 किलो देगा। इसकी खुराक टोटल 28 किलो है। आप वो 1 बार में दें, 2 बार में दें, 5 बार में दें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमको 60 दिन के अंदर अंदर 28 किलो भोजन इस ड्रम में देना है। 60 दिन के बाद ये बन जाएगा। अब जब हम इसको डालेंगे तो केवल 20 लीटर, केवल 20 लीटर, 1 एकड़ में केवल 20 लीटर पानी भरा है। बारिश हो गई है तो पानी, भरे हुए पानी में ये बाल्टी में भरिए और 40 जगह जो है ना आधा आधा लीटर फेंक आइए। बैक्टीरिया इनाकुलेट कर दिया मैंने। जमीन के वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन में होने चाहिए मैंने वहाँ इनाकुलेट कर दिए। करेंगे क्या ये? मैंने फिर बोला, जो कार्बनिक पदार्थ बरसात के सीजन में ही कार्बन के रूप में कन्वर्ट होगा, और जब कार्बन के रूप में कन्वर्ट हो गया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे, उस पर अपनी जीवन चलाएंगे और फिर ये मरेंगे। जब मरेंगे तो जीवांश बनेगा, मरे हुए जीवों का अंश ही जीवांश है, वही फसलों का भोजन है। दूसरा, इसमें ऐसे भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी में पाए जाने वाले निगेटिव पैथोजन जो सॉइल बोर्न डिजीज, भूमि जनित बीमारियों को जन्म देते हैं, उनको वहीं किल कर देंगे। आज 70 से 80% जो फसलों में बीमारियां हैं वो भूमि जनित हैं, तो 70 से 80% बीमारियां हम कम कर लेंगे। हमारे पास सेव के बागान वाले, अंगूर वाले, अनार वाले, संतरे वाले बहुत से किसान कहते हैं साहब मेरा तो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। केला वाले 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड यूज होता है। मित्र, आप नंगे हो जाएंगे, आप सुसाइड करने का नंबर एक दिन आ जाएगा। हमारे देश में आज 20,000 लोग, किसान, हर साल लगभग 15 से 20,000 किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं। मैं चाहता हूं देश का कोई किसान आत्महत्या न करे और उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। हमसे ले जाइए, झांसी आइए, ले जाइए, फ्री देता हूँ। 5 लीटर, 10 लीटर, जितनी मर्जी उतना ले जाइए, कोई चार्ज नहीं है। और जिनके आसपास जंगल है वो झांसी ना आए, वो जंगल जाएं, जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बनाएं और 15-20 दिन के बाद उसको डंडे से चलाते हुए 10 सेकंड की वीडियो भेज दें। मैं बता दूंगा यहीं से कि आपकी मिट्टी जहाँ से लाए थे वो मिट्टी अच्छी है। ऑब्जेक्ट एक है कि देश के 14 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए, देश की 14 करोड़ हेक्टेयर जो कृषि योग्य ज़मीनें हैं उनका हेल्थ अच्छा हो, और आदमी जो खाए उसमें स्वाद हो, उसमें पौष्टिकता हो, न ज़मीन बीमार हो, न फसल बीमार हो, न इंसान बीमार हो, न जानवर बीमार हो। लेकिन देश में लोग चाहते हैं इंसान भी बीमार हो, जानवर भी बीमार हो, फसल भी बीमार हो, ज़मीन भी बीमार हो। ज़मीन बीमार होगी तो जानवर, फसल और इंसान सब बीमार होंगे और हमारा कारोबार चलेगा। किसान भाइयों, मैं इतना शोर मचा मचा करके आपको आगाह कर रहा हूँ, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, उनसे निवेदन है कि अपने तक सीमित मत रखिए।
और नहीं आप जान लीजिएगा कि बहकाने वाले संसार में बहुत हैं। तो गणेश पहले, गणेश का मतलब है ज्ञान। मैं अक्सर कहता हूँ दिमाग से खेती करिए, श्रम से खेती करिए, किसी निवेश की जरूरत नहीं। दिमाग, गणेश का नाम है ज्ञान। अगर ज्ञान को आपने एक तरफ किनारे रख कर के सोशल मीडिया के हिसाब से चलेंगे तो आपकी बर्बादी तय है। मैं चाहता हूं कि गणेश की पूजा करेंगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। और जो गणेश की पूजा के बाद लक्ष्मी आएगी, यानी ज्ञान अर्जित के करने के बाद अगर लक्ष्मी आएगी, तो वही लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। अन्यथा आपकी लक्ष्मी दारू के ठेके पर दिखेगी, जुए के अड्डे पर दिखेगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।